हिमाचल प्रदेश की महाकवरेज ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਕੁਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਅੰਕੁਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ इस वक्त? हिमाचल प्रदेश के लिए आज निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण दिन है। सूरज उगने वाला है और सूरज की किरण एक नया सवेरा हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए लेकर आएगा। 7,881 ये संख्या है उन बूथों की जहां पर हिमाचल प्रदेश के 55 लाख से ज्यादा मतदाता अपना भविष्य संवारेंगे, अपने भविष्य बनाने का काम करेंगे। चुनाव आयोग ने तमाम मतदाताओं से अपील की है कि घरों से बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट डाले। हिमाचल प्रदेश की अगर हम भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो एक विषम परिस्थिति वाला राज्य है। यहाँ पर पहाड़ से लेकर मैदान तक अलग अलग परिस्थिति देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के करीब 7,235 बूथ ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण परिवेश वाला इलाका है। पारंपरिक मुकाबला हमेशा से ही कांग्रेस भाजपा के बीच रहा। इस बार आम आदमी पार्टी ने जरूर कोशिश की एक तीसरा विकल्प देने के लिए, लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में यह नजर आता है कि पारंपरिक मुकाबला कांग्रेस भाजपा में ही हो रहा है। हालांकि कई सीटें ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी भी टक्कर दे रही है। जनता आज वोट करने निकलेगी अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए। इस समय मैं राजधानी शिमला के एक बूथ पर मौजूद हूं और 7,881 बूथों में से ये भी एक बूथ है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हैं और हर बूथ में इसी तरीके की सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। और अभी कुछ ही देर में मतदान शुरू होगा और इस समय 7:10 पर मॉक पोलिंग जो है तमाम पोलिंग स्टेशन पर चल रही है। मॉक पोल का अर्थ मैं आपको समझा दूं कि पहले जो तमाम BLA होते हैं कांग्रेस भाजपा आम आदमी पार्टी के, वो यहां पर आकर वोटिंग चेक करते हैं कि EVM क्या सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। जो यहां पर BLO आए होते हैं, प्रिजाइडिंग अधिकारी आए होते हैं, वो यहाँ पर जो तमाम BLA होते हैं उन्हें ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो EVM है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। EVM पर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे, इसलिए चुनाव आयोग ने पहले से ही VVPAT की सुविधा दी है। और जब हम EVM का बटन दबाते हैं तो VVPAT पर भी 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं कि हमने जिसे वोट डाला था क्या वो सही जगह वोट गया है या नहीं। कुल मिलाकर ये जो राजधानी शिमला का इलाका है, यहाँ पर 1044 बूथ हैं और इस पूरे जिला शिमला में 1044 बूथ हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर शिमला शहरी सीट की मैं बात करूँ तो 91 बूथ यहाँ पर है और 91 बूथों में से एक ये बूथ फागली का भी है। आप देखेंगे यहाँ पर इस समय मॉक पोल चल रहा है और जो तमाम अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो BLA पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं जिन्हें बूथ लेवल एजेंट कहा जाता है, वो ये सुनिश्चित कर ले कि EVM सही तरीके से काम कर रही है। मॉक पोल में बीजेपी को भी वोट डलवाए जाएंगे, कांग्रेस को भी, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी, या फिर कोई आजाद प्रत्याशी को वोट डालना चाहता हो तो उसे भी यहां पर चेक करवाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया रहती है हर बार चुनाव में इसी तरीके की चलती है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान को बढ़ाने की कोशिश की जाए, क्योंकि शहरी इलाके जो हिमाचल प्रदेश के वहां पर मतदान अक्सर कम रहता है और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग हो इसकी कोशिश यहां पर चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। पहले आजाद भारत के वोटर श्याम शरण नेगी, वो भी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। 2 नवंबर को उन्होंने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव वोट डाला और 5 नवंबर को उनका देहांत हो गया। उसके बाद चुनाव आयोग ने यह अपील भी की है कि आप श्याम शरण नेगी को श्रद्धांजलि देने के लिए वोट जरूर डालें, क्योंकि श्याम शरण नेगी न केवल हिमाचल प्रदेश के चेहरे हैं बल्कि देश भर में उन्हें जाना जाता है, विश्व भर में उन्हें जाना जाता है, क्योंकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शक्ति यह है कि 31 वर्षीय श्याम शरण नेगी ने जब साल 1951 में वोट डाला और वो साल 2022 तक लगातार वोटिंग करते रहे, न कोई विधानसभा, न कोई लोकसभा और न ही कोई पंचायत चुनाव मास्टर श्याम शरण नेगी ने छोड़ा। 34 बार अपने जीवन में मतदान किया और अगर 106 वर्षीय श्याम शरण नेगी अपने घर से निकलकर इतनी बुजुर्ग होकर स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मतदान कर सकते हैं, तो युवा, महिला, पुरुष हर एक आदमी घर से बाहर निकलकर मतदान कर सकता है और मतदान प्रतिशतता बढ़े, लोकतंत्र मजबूत बने। ये चुनाव आयोग की कोशिश और जी मीडिया का भी यही संदेश तमाम मतदाताओं को। जी अंकुश, हिमाचल प्रदेश के चुनाव काफी ज्यादा अहम है, सो इस बार क्या लगता है लोगों का झुकाव किस पार्टी की तरफ है? बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की जो पार्टी ने चुनाव इस बार लड़ने का फैसला किया है वो भी काफी ज्यादा अहम है। सो लोगों का क्या सुझाव है इस चुनाव को लेकर?
हिमाचल प्रदेश के बीते 3-4 दशकों के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो कभी भी हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ये दावा कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार सरकार रिपीट होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का भी दावा है कि जनता इस बार भी रिवाज नहीं बदलेगी और कांग्रेस पार्टी राज बदलने जा रही है। राज और रिवाज की ये लड़ाई बहुत दिलचस्प हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है। तीसरा मोर्चा आम आदमी पार्टी भी टक्कर कई सीटों पर देता नजर आ रहा है। कांग्रेस भाजपा के बीच जो जंग है वो पारंपरिक रही है, लेकिन एक बहुत मूल अंतर मैं आपको समझा दूं हिमाचल प्रदेश के इस साल के चुनावों में। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मृत्यु साल 2021 में होना और साल 2022 में प्रेम कुमार धूमल का चुनाव ना लड़ने का फैसला लेना, माइनस वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल ये चुनाव होने जा रहे हैं। वो दो बड़े कद्दावर चेहरे हिमाचल प्रदेश की राजनीति के, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में लंबे समय तक राज किया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल वो शख्सियत जिन्होंने पहली बार साल 1998 में हिमाचल प्रदेश विकास कांग्रेस के साथ मिलकर 5 साल तक की सरकार चलाई, क्योंकि शांता कुमार ने जब भी सरकार चलाई तो वो 2-2.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकी। इसके अलावा बहुत दिलचस्प ये रहता है कि जैसे हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में जातिगत समीकरण रहते हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जातियां इस तरह से रली मिली नहीं है और चुनाव में इतना असर देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो हिमाचल प्रदेश को केवल राजपूत और ब्राह्मण चेहरे के रूप में ही अब तक मुख्यमंत्री मिले हैं। शांता कुमार एक अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ब्राह्मण चेहरे रहे, लेकिन वीरभद्र सिंह, रामलाल ठाकुर, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ये तमाम वो चेहरे हैं जो राजपूत चेहरे के तौर पर उभरते रहे। इसके अलावा जो अनारक्षित सीटें हैं 48, अगर साल 2017 के परिणामों की बात करें तो उसमें से 33 राजपूत चेहरे जीत कर आए थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राजपूतों का कितना अधिक वर्चस्व है। हालांकि जो लोकतंत्र का ये महापर्व आता है तो इसमें जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर जो भेदभाव है उससे भुलाकर मतदान करने की अपील की जाती है, लेकिन बावजूद इसके ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह के जातिगत समीकरण देखने के लिए मिलते हैं। और साल 2017 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल चुनाव हार गए थे सुजानपुर से, राजेंद्र राणा ने उन्हें शिकस्त दे दी थी, उस वक्त भी कई नाम आए, लेकिन आखिर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ही चेहरा तय किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक थे, 6 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, केवल एक बार वो पहला चुनाव अपने जीवन का हार गए थे। और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि सिराज मंडी से मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में जयराम ठाकुर को आगे किया जाए। जनवरी 2022 की शुरुआत जब हुई और हिमाचल प्रदेश में चुनावों की सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, उस समय जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल प्रदेश के बेटे माने जाते हैं क्योंकि बिलासपुर से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा था कि जयराम ठाकुर के चेहरे पे ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये एक परंपरा भी रही है कि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वो मौजूदा मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही चुनाव लड़ता है। साल 2017 का वो समय भी याद करवाया जा रहा है जब बार बार कांग्रेस बीजेपी को यह पूछती थी कि आखिर बीजेपी का दूल्हा कौन है, और अमित शाह ने सिरमौर की रैली से यह बताया था कि बीजेपी का दूल्हा प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल होंगे। लेकिन आज विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है। भाजपा भी यह पूछ रही है कि कांग्रेस पार्टी में आखिर वो कौन सा चेहरा है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कांग्रेस लगातार यह कह रही है कि सामूहिक नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो कार्यकर्ताओं से लेकर आला कमान तक ये जानते हैं कि गुटबाजी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, सुधीर शर्मा, और अब मंडी से हम कौल सिंह ठाकुर को ले ले, और इसके अलावा कांगड़ा से भी कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो परेशानी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा की जो राह है वो आसान नहीं रहने वाली है। अगर वोटर से पूछे तो वोटर बिल्कुल साइलेंट है और ये नहीं बता रहा है कि आखिर वो किस और उसका रुझान है, क्योंकि मुद्दे तो बेरोजगारी और महंगाई भी है और साथ ही साथ गुटबाजी भी जो जनता को नजर आ रही है वो भी देखने के लिए मिल रही है। ओपीएस का बड़ा वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन भाजपा ये सवाल पूछ रही है कि आखिर फंड कहां से आएगा। 70,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज पर हिमाचल प्रदेश दबा हुआ है, और यह भाजपा का कहना है कि अगर भाजपा सरकार यहां रिपीट नहीं करती है तो केंद्र की ओर से सहायता बंद हो जाएगी। जिस तरह से पंजाब में वित्तीय स्थिति पैदा हुई है, आर्थिक संकट पैदा हुआ है, वो हिमाचल प्रदेश में भी पैदा होगा। यानी कि अलग अलग तरीके से मतदाताओं को रुझाने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि क्यों आखिर कांग्रेस को वोट देना जरूरी है, क्यों भाजपा को वोट देना जरूरी है। लेकिन यह मतदाता है, हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर साक्षरता दर पूरे देश भर में दूसरे नंबर पर आती है। समझदार मतदाता है, लेकिन जरूरी यह है मतदाता के लिए कि वो घर से बाहर निकले और वोट दे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो कभी 75% को पार नहीं कर पाई है। ये मैं केवल हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव में 81% तक एक बार हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ है। वो इतिहास रचा जाए, वो रिकॉर्ड तोड़ा जाए, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को आवश्यकता है, क्योंकि 5 साल हम सरकार को कोसने का काम तो करते हैं, लेकिन सरकार को कोसने का अधिकार तब होगा जब आज हम घरों से बाहर निकलकर मतदान करेंगे। चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी कि पहले वोटिंग कीजिए उसके बाद खान पान कीजिए। जी अंकुश, बड़ा सवाल है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब आने वाली सरकार से क्या क्या उम्मीदें
उम्मीदें हैं। ऐसा क्या है जो बीजेपी की सरकार ने उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी और आने वाली सरकार के साथ क्या उम्मीदें लेकर आए हैं आज यहां हिमाचल प्रदेश के लोग? जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते विषम परिस्थितियों से अलग राज्य है, उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता की सोच भी बिल्कुल अलग है। हिमाचल प्रदेश की जनता हमेशा से ही सरकार बदलने के लिए वोटिंग करती रही है, मतदान करती रही है। हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और ये कोई हिमाचल प्रदेश का मुद्दा नहीं बल्कि एक देशव्यापी मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में लिखित आंकड़े जो हैं वो करीब 10 लाख के करीब हैं जो बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में हैं। कांग्रेस इस आंकड़े को 14 लाख तक बताती रही है और ये महंगाई, बेरोजगारी आम आदमी की परेशानी बढ़ा रहा है। जिस तरह सिलेंडर के दाम जो साल 2014 में 400 रुपए तक थे, आज वो 1150 रुपए तक पहुंच गए हैं। ये लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश पहुंच रहा है, वो जनता को यह समझाने की कोशिश में लगातार लगा है कि कोरोना की वजह से 2 साल खराब हुए, विकास नहीं हो सका, अर्थव्यवस्था बिगड़ने का काम हुआ और इस वजह से महंगाई बढ़ी है और ये केवल भारत की समस्या नहीं बल्कि विश्वव्यापी समस्या है। ये तमाम मुद्दे हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की जो तमाम योजनाएं थी, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या फिर महिलाओं के लिए किराया आधा करना हो, ये तमाम बातें हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के काम भी आई हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता के काम भी आई हैं। लेकिन 2 साल जो कोरोना की वजह से व्यर्थ हुए, जहां पर लोगों की जान बचाना सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, वो सरकार के सामने एक चुनौती थी। हिमाचल प्रदेश ने जो वैक्सीन के 2 डोजेस थे उसमें भी देश भर में नंबर 1 स्थान बनाया था। ये अलग अलग बातें हिमाचल प्रदेश में सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन पहाड़ी राज्य में रोजगार के संकट बहुत ज्यादा होते हैं। एक पहाड़ के आदमी के लिए सबसे बड़ा दुख वो होता है जब उसे अपना घर बार छोड़कर रोजगार की तलाश में मैदानी इलाकों में जाना पड़ता है। तो जरूरत है कि हिमाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार बच्चों को जो है वो दिए जाए और युवा, जो पढ़े लिखा युवा हिमाचल प्रदेश का है, उसे रोजगार के बारे में सोचा जाए। अगर हम संकल्प पत्र और प्रतिज्ञा पत्र, जो मैनिफेस्टो है दोनों पार्टियों के, उस पर नजर डालें तो भाजपा ने 8 लाख रोजगार और कांग्रेस ने 5 लाख रोजगारों की बात की है और कांग्रेस तो यह भी दावा कर रही है कि पहली ही कैबिनेट में 1 लाख रोजगारों का सृजन किया जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस के जो लोक लुभावन वादे हैं, बेरोजगारी की बात जिसमें की गई है, रोजगार देने की बात की गई है, वो आखिर जनता तक कितनी पहुंचती है, जनता आखिर क्या फैसला लेती है, बहुत दिलचस्प देखने होगा। 12 नवंबर 8 बजे मतदान शुरू होगा, शाम 5 बजे तक लगातार वोट डाले जाएंगे। पहाड़ी राज्य, विषम परिस्थितियों वाला राज्य, 3 जिले हमारे ऐसे भी हैं, 3 सीटें ऐसी भी है जहां पर बर्फबारी के बीच 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर बर्फ के बीच जो मतदान कर्मी है वो वहां पहुंचे हैं। तो जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे विषम परिस्थितियों के बीच, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि मतदान कर हम भी फैसला करें कि आखिर हम किसे सत्ता की चाबी सौंपना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले 5 साल वही पार्टी हिमाचल प्रदेश का नया भविष्य लिखने जा रही है और ये बयार किस ओर बह रही है ये तो 12 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जनता घर से बाहर निकले और वोटिंग जरूर करे। जी अंकुश, आप लगातार अपनी नजर बनाए रखे इस महाकवरेज के ऊपर। आज लगातार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पे हिमाचल प्रदेश की चुनाव को लेकर महाकवरेज रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश, अपनी नजर लगातार इसी खबर पे बना के रखे।